नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और घर में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है रथ का डवाडोल होना। शाम का धुंधलका गिरने लगा था। कलरव करते पंछी घोंसलों की ओर लौट रहे थे। खिड़की की सलाखों पर से टिकाए दीप एकटक उन्हें देखे जा रही थी। एक अजीब सा शून्य समाया हुआ था उसकी आंखों में। ये पंछी रोज घोंसलों में क्यों लौटते हैं? अचानक नागफनी सा प्रश्न उसके अंतर्मन में उगा आया। उत्तर सहज था, किंतु न जाने क्यों खोसा गया था। उसने जैसे ही बिजली का स्विच ऑन किया तो पूरा कमरा रोशनी से भर उठा। इसी के साथ प्रश्न का खोया वो उत्तर सामने आ गया। पंछी घोंसलों में लौटते हैं नई उड़ान भरने के लिए, विश्राम के लिए। तो क्या उसे भी अब नई उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए? हाँ, 4-5 महीने की जलालत और सहने के बाद जो होने वाला है वह आज ही हो जाए तो अच्छा रहेगा। दीप की आंखों में दृढ़ता के चिन्ह उभर आए थे। हेयर ड्रायर खोलकर उसने ड्रॉर खोलकर उसने कागज कलम निकाला और खत लिखने बैठ गई। आदरणीय भैया, रवि से अलग होने के बाद मुझे सहारा दिया। सच मानिए, राखी का ऋण उरण हो गया। आप जैसा भाई किस्मत वालों को ही मिलता है, किंतु मैं जानती हूँ कि हर भाई को अपनी सीमाएं होती हैं और अपना संसार होता है। हेमा भाभी ने मुझे धक्का दिया था तो आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे। मैंने उसी दिन देहरादून के एक डिग्री कॉलेज में नौकरी के लिए आवेदन भेज दिया था। ऑनलाइन इंटरव्यू के बाद नियुक्ति पत्र आया तो 15 दिन बीत गए थे, किंतु मैं आपको बताने का साहस नहीं जुटा सकी थी। परसों मेरी ज्वाइनिंग का अंतिम तारीख है, इसलिए आज मैं जा रही हूँ। जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, यकीन मानिए मैं भी आपको उतना ही प्यार करती हूँ और आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। शायद यही हम सब के लिए अच्छा होगा। आपकी प्यारी बहन दीप। दीप के पत्र को 2 बार पढ़ा, फिर आंखों से लगाकर चूमा। उसके पत्र को मेज पर रखते हुए पेपर वेट के नीचे दबाया, फिर सूटकेस में अपना सामान रखने लगी। घर में ताला बंद कर वह बाहर आई और बगल वाले घर की कॉल बेल दबा दी। थोड़ी देर में एक अधेड़ महिला बाहर निकली। दीप ने चाबी उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, आंटी, मैं ज़रूरी काम से देहरादून जा रही हूँ। प्रखर भैया ने कहा है कि घर की चाबी आपको दे दूँ। दीप स्टेशन की ओर चल दी। देहरादून जाने वाली अंतिम ट्रेन आने वाली थी। सौभाग्य से उसकी को एक बर्थ मिल गई। ट्रेन अपनी पूरी गति से दौड़ी जा रही थी। दीप का अंतर्मन भी पूरी गति से दौड़ रहा था। इसी के साथ पुरानी सारी यादें भी दौड़ने लगीं। उसे बलरामपुर के एक महाविद्यालय में प्रवक्ता के पद पर इंटरव्यू के लिए जाना था। बरेली से छोटी लाइन की ट्रेन में वह 4:30 बजे सीतापुर आ गई थी। यहाँ से 6 बजे दूसरी ट्रेन मिलनी थी, जो 3 घंटे में बलरामपुर पहुँचा देती थी, किंतु यहाँ पहुँचने पर पता चला कि वह इकलौती ट्रेन 12 बजे लेट है। इस छोटे से स्टेशन पर यात्री उतरे हैं, वे थोड़ी ही देर में चले गए। उसके बाद पूरा स्टेशन पर भयानक सन्नाटा छा गया था। धीरे धीरे शाम गहराने लगी। बेंच पर बैठी दीप को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। मैडम, आपको कहाँ जाना? तभी एक प्रश्न उसके करीब आता हुआ महसूस हुआ। क्यों? दीप ने चाहते हुए प्रश्नकर्ता की ओर देखा। आप स्टेशन मास्टर से बलरामपुर वाली ट्रेन के बारे में पूछ रही थी। मुझे भी वहीं जाना है, मगर ट्रेन तो 12 घंटे लेट है। उस युवक ने अटकते हुए अपनी बात पूरी की। तो इस सुनसान स्टेशन पर रात में रुकना अकेली लड़की के लिए खतरनाक हो सकता है, उसने शांति स्वर में कहा। दीप ने पहली बार ध्यान से उसकी ओर देखा। आकर्षक चेहरे वाला वह नौजवान पहनावे से किसी अच्छे घर का मालूम पड़ रहा था। तो यह रहा मेरा आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। अब अपनी सुरक्षा के लिए अपनी फ़ोटो खींचकर अपने घर वालों को भेज सकती हैं। फिर हम लोग टैक्सी शेयर करके बलरामपुर चल सकते हैं। 3-4 घंटों में हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। नौजवान ने वॉलेट से अपना आधार कार्ड और डीएल निकाल कर दीप की ओर बढ़ा दिया। रवि कुमार बहुत प्रसिद्ध नाम है। उसका नाम पढ़ दीप के ओंठ हल्के से हिले। जी, बस नाम की प्रसिद्धि है, मगर बिल्कुल अप्रसिद्ध और बेरोजगार हूँ। नौजवान के होंठ भी हल्के से मुस्कुराए। आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? दीप ने उसके सीधे उसकी आंखों में झांका और अभी भी
सशंकित थी। एक तो इंसानियत की पुकार, दूसरे मेरी खुद की मजबूरी और खुदगर्जी। कैसी मजबूरी और खुदगर्जी? मैं एक बेरोजगार हूँ, बलरामपुर के एक महाविद्यालय में इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि पूरी टैक्सी हायर कर सकूँ। अगर आप चलेंगी तो मेरे आधे पैसे बच जाएंगे और आप भी सुरक्षित बलरामपुर पहुंच जाएंगी। नौजवान ने कहते हुए अपने बैग से एक लिफाफा निकाला और दीप की ओर बढ़ा दिया। उसकी ज़रूरत नहीं है। दीप उठ खड़ी हुई और उसका आधार कार्ड और डीएल वापस करते हुए बोली, चलिए टैक्सी हायर कर लीजिए। उसकी फ़ोटो तो खींच लीजिए, नौजवान ने कहा। उसकी ज़रूरत नहीं है। ना चाहते हुए दीप खिलखिलाकर हंस पड़ी, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही लिफाफा मेरे पास भी है और मैं उसी कॉलेज में इंटरव्यू देने जा रही हूँ। दीप मुस्कुराई। अजीब इत्तेफाक है। नौजवान ने सिर हिलाया। रवि दीप का सूटकेस उठाते हुए बोला, टैक्सी स्टैंड करीब ही है, वहीं चलकर पता करते हैं। आप रहने दीजिए, मैं उठा लूँगी। संकोच से भरी दीप ने रवि से सूटकेस लेने की कोशिश की तो उसका हाथ रवि के हाथ से टकरा गया। एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई पूरे बदन में। टैक्सी से वो लोग 9:30 बजे बलरामपुर पहुंच गए हैं। प्रबंध तंत्र से सभी के ठहरने का इंतजाम विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में कर दिया गया। दीप का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। उसके मन में आस जगी थी कि शायद नियुक्ति उसे मिल जाए, किंतु नियुक्ति मिली डॉक्टर रवि कुमार को, और मिलती भी क्यों नहीं। थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, गोल्ड मेडलिस्ट और सभी स्टूडेंट्स में इकलौता पीएचडी। दीप ने बधाई दी और रवि बोला, अगर इस विश्वविद्यालय में वैकेंसी होती तो तुम्हारा भी अपॉइंटमेंट हो जाता, फिर हम दोनों का एक साथ बना रहना। रवि ने स्वर में बिछड़ने का दर्द उभर आया। काश ऐसा हो पाता। दीप ने निश्वास छोड़ा। अगर तुम चाहो तो यह साथ बना रह सकता है। रवि के चेहरे पर दृढ़ता के चिन्ह उभर आए। वो कैसे? मुझसे शादी कर लो। दीप ने रवि के सीधे उसकी आंखों में झांकते हुए तीर छोड़कर कहा। वो कैसे? ये लेकिन दीप के कांपते होंठों से कुछ अस्पष्ट शब्द निकले। यह तय ही नहीं हो पा रहा था कि उसे क्या चाहिए। रवि की अप्रत्याशित बाण वर्षा से वह किंकरतक विमूढ़ सी हो गई। क्या मैं तुम्हें नापसंद हूँ या तुम किसी और को पसंद करती हो? रवि ने एक और फिर उसकी ओर आंखों में झांका। यह बात नहीं है। दीप सिहर उठी। तो फिर इतना बड़ा फैसला कोई इतनी जल्दी कैसे कर सकता है? दीप कसमसाई। तुम्हारा कहना भी ठीक है। रवि ने सिर हिलाया और फिर बोला, ट्रेन का लेट होना, सुनसान स्टेशन पर तुमसे मिलना, उसके चंद घंटों में भीतर मेरा बेरोजगार से एक प्रतिष्ठित विद्यालय में प्रवक्ता बन जाना, सब कुछ पूर्व निर्धारित सा लगता है। कल जब पहली बार तुम्हें देखा था तो ना जाने क्यों दिल ने कहा था तुम वही हो जिसकी मुझे तलाश है। तब कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था, लेकिन आज कह सकता हूँ, किसी भी लड़के को तुम्हारे जैसी सुंदर और शिक्षित लड़की को जीवन साथी के रूप में पाकर गर्व होगा। मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ, अब तुम्हारे फैसले का इंतज़ार है। रवि, समझने की कोशिश करो। मैं इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं लेना चाहती। ना चाहते हुए भी दीप के स्वर में एक झुंझलाहट सी उभर आई। मैं समझ सकता हूँ, ये सब इतना आसान नहीं है। रवि ने सिर हिलाया, फिर बोला, मैं तुम्हारे साथ बरेली चलता हूँ। रास्ते में जी भरकर सोच लेना, उसके बाद अगर कहोगी तो तुम्हारे घर वालों को मिल लूँगा, और अगर मना कर दोगी तो स्टेशन से ही वापस लौट आऊँगा। ओके। दीप ने हामी भरी। उसे इस प्रस्ताव में कोई बुराई नज़र नहीं आई। वैसे भी कल के सफ़र में रवि ने अपनी शराफत का परिचय दे दिया था। अगली सुबह की ट्रेन दोनों को बरेली चल दिए। रवि ने बताया कि नौकरी लगते ही उसके घर वाले दहेज की लालच में किसी कम पढ़ी लिखी लड़की से उसकी शादी कराने की तैयारी में है। ऐसी लड़की से वह मानसिक तालमेल नहीं बैठा पाएगा, इसलिए वह दीप जैसी एजुकेटेड लड़की से जल्दी जल्द शादी करना चाहता है। दीप उस रात सो नहीं पाई। उधेड़-बुन में करवट बदलती रही। रास्ते में भी वह मौन ही रही। ट्रेन के बरेली प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करते समय भी जब दीप का मौन नहीं टूटा तो रवि का दिल धड़कने लगा। पता नहीं दीप का निर्णय क्या होगा। प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरने के बाद दीप ने कहा, हमारे बरेली में ज़्यादातर रिक्शे ही चलते हैं, लेकिन जब तुम बेरोजगार नहीं रहे इसलिए हम टैक्सी से घर चलेंगे। मैं तुम्हारे साथ घर चल रहा हूँ। रवि का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। नहीं, दीप ने सिर हिलाया। रवि का उत्साह अचानक से ठंडा हो गया।
मुझे अपने घर ले चलने की तैयारी करो। दीप शर्मा कर मुस्कुराई। ओह, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। रवि से मिलने के बाद प्रखर भैया तो रिश्ते के लिए राजी हो गए, लेकिन माँ ने मन में कुछ हिचकिचाहट थी। उनका कहना था एक दिन की मुलाकात में किसी आदमी के बारे में इतना बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं होगा। थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, गोल्ड मेडलिस्ट, PhD डिग्री, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, इससे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा। दीप ने मम्मी के गले में हाथ डाला, फिर इठलाते हुए बोली, रवि एक ही मुलाकात में अपनी शराफत का परिचय दे चुका है और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। दीप की इच्छा देख मम्मी भी मान गई। यह तय हुआ कि प्रखर भैया और हेमा भाभी रवि के साथ उनके घर जाएंगे। अगर उसके मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए राजी हुए तो शादी कर दी जाएगी। एक हायर एजुकेटेड बहू के नाम पर दीप ने अपने मम्मी पापा को राजी कर लिया और धूमधाम से उसकी शादी हो गई। दीप ने इतना सोचा था कि रवि उससे कहीं ज़्यादा प्यार करता था। इससे 6 माह कब बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन अखबार में बलरामपुर के पड़ोसी जिले गोंडा के एक विद्यालय में प्रवक्ता की रिक्ति निकली। दोनों शहर के बीच केवल 40 किलोमीटर की दूरी थी। दीप ने कहा वहाँ आवेदन भरने की ख्वाहिश जाहिर की तो रवि उसकी पलकें चूमते हुए बोला, अभी तो हमारा हनीमून पीरियड भी खत्म नहीं हुआ। ये पल दोबारा नहीं आएंगे, उन्हें भरकर जी लो। नौकरी के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। दीप किसी बेल की तरह लिपट गई थी रवि के चौड़े सीने से। रवि ने भी उसे अपनी बाहों में भरकर घेरे में भर लिया था, किंतु दीप की ये खुशी ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। बीतते समय के साथ रवि की बाहों का घेरा कसता चला जा रहा था। दीप को लेकर वह ज़रूरत से ज़्यादा पजेसिव होता जा रहा था। वह उसे हर समय अपने आसपास ही देखना चाहता था। किसी दूसरे पुरुष से उसका शिष्टाचार बस बात करना भी उसे बर्दाश्त न होता। दीप की समझ में नहीं आ रहा था कि उसका प्यार है या सुरक्षा की भावना। उसे अपनी स्थित खूबसूरत पिंजरे में कैद पंछी की तरह महसूस होने लगी। इस बीच बीमारी के कारण माँ भी साथ छोड़कर चली गई। अब तक वह बरेली गई थी, लेकिन चाहकर भी किसी तरह कुछ बता नहीं पाई। बताती भी क्या, रवि उसे प्यार इतना करता था कि अपनी जान से भी ज़्यादा महफूज रखना चाहता था। किंतु यह तो कोई अपराध न था। न जाने यह कैसी त्रासदी है कि प्यार कई बार अधिकार का रूप धारण कर पूर्ण स्वामित्व की कामनी करने लगता है। यहीं से प्रारंभ होती है क्रूरता दमन की दास्तां, जो नित नए वेश धर स्त्री की नीयत को लिखना अपना अधिकार समझ लेती है। कुछ ऐसा ही प्रारंभ था रवि और दीप के प्यार का। मई की गर्मी शुरू हो चुकी थी। दीप घर के लिए नए पर्दे लेने के लिए शोरूम गई थी। रवि के सहकर्मी प्रोफेसर नवल मिल गए थे। उन्हें दीप के साथ भारी भरकम थैलों की देखा तो अपनी कार में घर छोड़ देने के लिए कहा। तपती दोपहर में रिक्शा मिल पाना मुश्किल था, इसलिए दीप उनकी कार में बैठ गई। रवि ने जब उसे प्रोफेसर नवल की कार में से उतरते हुए देखा तो बुरी तरह भड़क गया। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को इस कहानी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।